नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और ताम्र पाषाण काल में भी हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के बाद की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में चर्चा की थी। और लास्ट में हमने जो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृतियाँ थी उनका महत्व भी देखा था। आज के इस वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारा महापाषाण काल। तो आज हम महापाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे जो लेक्चर हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के हिसाब से आप इनको ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो स्टेट की जो सिविल सर्विसेज हैं जिनको पीसीएस हम बोलते हैं उनके हिसाब से भी आप इन लेक्चरों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। और आपको हेडिंग लगा लेनी है महापाषाणिक संस्कृतियां या महापाषाण काल। महापाषाण काल, ठीक है, या फिर महापाषाणिक संस्कृतियां, जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। देखिए महापाषाण काल का मतलब होता है मेगालिथिक जो एज है, मेगालिथिक जो पीरियड है। इसमें जो मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, मेगा मतलब बड़ा, विशाल है, और लिथिक मतलब पत्थर। या फिर आप ऐसे देखेंगे कि महापाषाण है, महा मतलब बड़े और पाषाण मतलब पत्थर। एक ऐसा काल जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं महापाषाण काल। एक ऐसी संस्कृतियां जिनमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता है उनको हम बोलते हैं महापाषाणिक संस्कृतियां। ठीक है, दोनों सेम चीज है। ऐसी संस्कृतियां जिनमें जिनकी जो कब्रें हैं वो विशाल पत्थरों से घिरी हुई मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, महापाषाणिक संस्कृतियां बोलते हैं, और उस काल को महापाषाण काल बोलते हैं। अब ये जो महापाषाण काल है ये नवपाषाण काल से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक ये देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग समय में शुरुआत हुई थी। कहीं पर ये नवपाषाण काल के बाद में ही शुरू हो गया, कहीं पर ताम्रपाषाण काल के बाद में शुरू हुआ। कहीं कहीं पर आप देखोगे जब भारत में लोह युगीन संस्कृति का जन्म हुआ या लोह युगीन सभ्यताएं विकसित हुई तो उसके साथ ये चलता है। तो अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग समय में आया था। तो टोटल इसका कुल मिलाकर के काल देखेंगे तो नवपाषाण काल के बाद में शुरू होता है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक ये प्रॉपर रूप से चलता है। हालांकि जो संस्कृतियां होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, बस उनके स्वरूप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं चेंज हो जाती हैं। तो महापाषाणिक जो संस्कृति है वो आज भी आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के जो लोग होते हैं वो अपने कब्रों के ऊपर इस प्रकार से पत्थर रखते हैं, आज भी रखते हैं। तो इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। तो महापाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम आप देखेंगे तो हिमालय के क्षेत्र में आप जाएंगे तो हिमालय के क्षेत्र में महापाषाण काल की शुरुआत होती थी नवपाषाण काल के बाद में। नवपाषाण काल के ठीक बाद वहां पर क्या आ गया था, महापाषाण काल शुरू हो चुका था। ठीक है, जबकि आप यहाँ पर आएंगे मध्य भारत में, विंध्यन वाला जो क्षेत्र है, विंध्यन पर्वत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो महापाषाण काल की शुरुआत होती है वो ताम्रपाषाण काल के बाद में होती है। जबकि थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे आप तो दक्षिण में जो महापाषाण काल आता है वो ताम्र युग के बाद में आता है। यानी कि जब लोहा युग आता है, ताम्र युग के बाद में कौन सा युग आया, लोहा युग आया, तो लोहा युग के बाद में यहाँ पर महापाषाण काल आता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कांस्य युगीन संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते, वहां पर सीधे आपको महापाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, महापाषाण के प्रमाण मिलेंगे। अब देखिए इनका थोड़ा सा कालक्रम हम समझ लेते हैं, क्योंकि कालक्रम जो होता है वो इजीली सभी को समझ में नहीं आता है। पहले क्या चला था, पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में, ठीक है, ताम्र पाषाण काल। अब ये जो ताम्र पाषाण काल है इसकी संस्कृति को तीन भागों में बांटा गया था, हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा के समकालीन और हड़प्पा के बाद की। ठीक, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल के समकालीन है, आप उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर एक और सभ्यता विकसित होती है जिसको हम बोलते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हमने ये देखा कि नौ पाषाण काल के बाद में, यानी कि पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। तो ये जो वाला जो नौ पाषाण काल है इसके बाद कहीं कहीं पर आपको महापाषाण काल शुरुआत हो जाएगा, इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, महापाषाण काल के। तो ये जो महापाषाण काल है ये महापाषाण काल ताम्रपाषाण काल के पैरेलल भी रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल भी रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो संस्कृति आई थी उसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृति। तो वैदिक काल, तो ये वैदिक काल के समानांतर भी ये चला है।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि पाषाण काल कंप्लीट होने के बाद ताम्र पाषाण काल आया था और ताम्र पाषाण कंप्लीट होने के बाद महापाषाण काल आया है, ऐसा नहीं है। ठीक, इनकी शुरुआत पहले हो चुकी थी, लेकिन ये प्रभाव अलग अलग टाइम में अपना प्रभाव दिखाए हैं, इसलिए इनको हम इस हिसाब से विश्व भूगोल विश्व इतिहास में हम इनको इस प्रकार से रखते हैं। पहले पाषाण काल को, फिर ताम्र पाषाण काल को, फिर महापाषाण काल को, फिर कांस्य युगीन सभ्यताओं को, फिर लोहे युगीन सभ्यताओं को। क्योंकि विश्व इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में पढ़ी जाती है। ठीक, जब भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस प्रकार से कालक्रम सेट किया। पहले पाषाण काल को लिखा है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा है, फिर उन्होंने ताम्र पाषाण काल को लिखा है, फिर उन्होंने महापाषाण काल को लिखा है। ठीक है, उसके बाद लोह युगीन सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यताओं को लिखा है। तो इंडियन हिस्ट्री में इस प्रकार से क्रम आता है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक, तो महापाषाण काल नवपाषाण काल के बाद से ही ये शुरू हो जाता है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक ये चलता है। ये बात आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी है। ठीक है, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी शुरुआत अलग अलग काल में होती है, ये बात अभी हमने देख ली है। हिमालय के क्षेत्र में ये पहले शुरू हो गया था, मध्य भारत में थोड़े बाद में शुरू हुआ, दक्षिण भारत में ये थोड़े से और भी लेट शुरू हुआ है। और ज्यादातर प्रभाव इसका दक्षिण भारत में ही देखने को मिला है, क्योंकि दक्षिण भारत में लोहे युगीन कांस्य युगीन सभ्यता नहीं आई थी, सीधा डायरेक्ट लोहे युगीन सभ्यता आई थी। ठीक, महापाषाणिक संस्कृति के विस्तार की अगर बात करेंगे, इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में था, तो हिमालय वाला क्षेत्र हमने देख लिया। हिमालय वाले क्षेत्र में आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जो गुफगराल है, तो गुफगराल से भी हमको महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से महापाषाण काल के साक्ष्य मिले। लद्दाख में आप जाएंगे तो कियारी जो जिला है वहां से हमको महापाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। उत्तराखंड से भी हमको महापाषाण काल वहां पर भी देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। विंध्यन क्षेत्र में आएंगे, यानी कि बीच वाला भारत है, इसमें आएंगे आप जब, तो इसमें राजस्थान में अरावली क्षेत्र में महापाषाण काल के कहीं कहीं पर साक्ष्य देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें भी हमको महापाषाण के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। जीएस शर्मा को मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी से महापाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब ये अवशेष क्या थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको इनका क्षेत्र याद रखना है कि इस क्षेत्र में ये विकसित हुई थी। अच्छा, मिला क्या ही होगा, मिला तो बड़े बड़े पत्थर ही मिले होंगे, क्योंकि नाम ही संस्कृति का नाम है महापाषाण, तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मिले हैं जो कि बहुत प्राचीन है। तो ऐसा माना गया कि वो महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में ये अपना विकसित रूप में रही है, मतलब सबसे ज्यादा प्रखर रूप से वहां पर विकसित हुई है। जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है। कर्नाटक का जो मास्की और ब्रह्मगिरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध महापाषाण काल से रहा है। हल्लूर नामक स्थान से हमको महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। केरल है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा है, कदम्बूर है, महाराष्ट्र से भी हमको महापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये क्या है, क्षेत्र है। तो अभी हमने क्षेत्र देखे हैं, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, महापाषाण काल के बारे में जो चीजें प्राप्त हुई है, जो बड़े बड़े पत्थर प्राप्त हुए हैं, किस रूप में प्राप्त हुए हैं, कैसे उनको वहां पर सजाया गया था, ठीक है, किस क्रम में उनको लगाया गया था, तो वो सारी चीज हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो नोट करके आपको ये ध्यान रखना है कि महापाषाणिक संस्कृति का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है। हालांकि ये उत्तर भारत में भी ये देखने को मिलती है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रभाव कम था, दक्षिण भारत में इसका प्रभाव ज्यादा था। ठीक है, दक्षिण भारत में लोहे के उपयोग के साथ ही महापाषाणों का उपयोग रहा है। वहां पर लोहे और महापाषाण, लोहे और बड़े बड़े पत्थरों का एक साथ उपयोग वहां पर किया गया है। दक्षिण भारत में कांस्य युगीन संस्कृति आपको नहीं देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि दक्षिण भारत में कांस्य युग नहीं आया था, दक्षिण भारत में कांस्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ये नोट करके आपको ध्यान में रखना है, दक्षिण भारत में कांस्य युग नहीं आया है। ठीक, ताम्र पाषाण काल के बाद में, सिर्फ ताम्र युग के बाद में लोहा युग आया, कांस्य युग बीच में वहां पर स्किप हो गया। तो नोट करके 2-3 फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं महापाषाणों के प्रकारों के। ये महापाषाण कितने प्रकार से हमको मिले हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महापाषाण कितने प्रकार से हमको मिले हैं। एक होते हैं कब्र युक्त कक्ष युक्त कब्रों से जुड़े महापाषाण, ऐसी कब्रें जिनमें कक्ष जैसी संरचना बनाई गई थी उनको हम बोलते हैं कक्ष युक्त कब्र। ठीक है, उनमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया था।
तो वो एक अलग टाइप से इतिहासकारों ने उसको अलग टाइप में रख दिया, अलग वर्ग में उनको रख दिया। एक होते हैं कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण, यानी कि कब्र में महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग तो किया गया है, लेकिन कमरे जैसी कोई संरचना वहां पर नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो कक्ष विहीन कब्रों से जुड़े महापाषाण, इनकी कैटेगरी अलग है। कक्ष युक्त कब्रों से जुड़े महापाषाण, इनकी कैटेगरी अलग है। और तीसरी है गुफाओं के पास स्थित महापाषाण। तो कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला कि जो प्राचीनतम गुफाएं हैं उनके आसपास में, ठीक है, बड़े बड़े महापाषाण हमको एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में वहां पर लगे हुए मिले हैं। तो गुफाओं के पास स्थित महापाषाणों को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो महापाषाणों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कक्षयुक्त कब्रों से जुड़े, कक्षविहीन कब्रों से जुड़े महापाषाण और गुफाओं के पास स्थित महापाषाण। अब कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाणों की बात करें तो उसमें डोलमेन एक आकृति है। ठीक है, तो डोलमेन प्रकार के महापाषाण, शिष्ट है, टोपिकल है और कुडकालू प्रकार के महापाषाण, ये हम देखेंगे 4 यहाँ पर पढ़ेंगे। कक्ष विहीन कब्रों की अगर बात की जाए तो उनमें संगोरा वर्त हम पढ़ेंगे। संगोरा वर्त क्या है, जिसको हम पीठ सर्कल भी बोलते हैं। मनहारी क्या है, मनहारी को नेडुकल भी बोलते हैं। तो मनहारी क्या है, इनकी सारी विशेषता एक एक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्ष युक्त कब्रों से जुड़े महापाषाण क्या है। तो नेक्स्ट सब हेडिंग लगा लेनी है आपको, कक्ष युक्त कब्रों से जुड़े महापाषाण। उसमें पहला है डोलमेन मेगालिथ, यानी कि डोलमेन महापाषाण। अब ये डोलमेन महापाषाण क्या है, आप देखिए चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पत्थर नीचे खड़े किए गए हैं। ठीक है, एक पश्चिम साइड में, एक पूर्व साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। उसके ऊपर एक आड़ा पत्थर रखा गया है, यानी कि एक कमरा बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। छोटा कमरा बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अच्छा, पहले वाले लोग इसी प्रकार के कमरे बनाते थे, अब तो छतरियाँ चल गई हैं। ठीक है, लोग कब्रों के ऊपर दीवार जो टाइप है उसकी उस टाइप की छतरी बना देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, इतनी बौद्धिक क्षमता का विकास वहां पर नहीं हुआ था। तो जिस प्रकार की बौद्धिक क्षमता विकसित हुई है उसी प्रकार से उन्होंने पत्थरों को सजाया है। तो इस प्रकार के जो पत्थर आपको देखने को मिलेंगे इनको हम बोलते हैं डोलमेन संरचना या डोलमेन मेगालिथ। तो डोलमेन मेगालिथ क्या होते हैं, इनमें एक महापाषाण, ये एक प्रकार के महापाषाण की संरचना होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सहायक पत्थरों पर एक बड़े पत्थर को रखकर बनाई जाती है। 2 या 2 से अधिक सहायक पत्थरों पर एक बड़े पत्थर को रख करके बनाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि ये जो खड़े पत्थर किए गए हैं इनको क्या कहा जाता है। अब देखने में सिंपल सा लग रहा है आपको कि ये तो हर कोई बना देगा, ठीक है, लेकिन जो इतिहासकार हैं ये जो पत्थर खड़े किए गए हैं इनको अलग नाम दिया है, और ये जो ऊपर आड़ा पत्थर रखा गया है इसको अलग नाम दिया है। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑर्थो स्टेट का संबंध किससे है। तो ऑर्थो स्टेट, ये जो खड़े पत्थर हैं, महापाषाण काल में जो पत्थर खड़े किए गए थे इनको ऑर्थो स्टेट कहा गया था। तो ऑर्थो स्टेट का संबंध किससे है, महापाषाण काल से है। ठीक है, आड़ा पत्थर ऊपर रखा गया, इसको कैपस्टोन कहा गया है। क्या बोला गया, कैपस्टोन। तो कैपस्टोन क्या है, 2 खड़े पत्थरों पर रखा हुआ जो आड़ा पत्थर है इसको हम कैपस्टोन बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैपस्टोन और ऑर्थो स्टेट का संबंध किससे है, महापाषाण काल से। महापाषाण काल में भी कौन से मेगालिथ से, डोलमेन मेगालिथ से। तो इनका संबंध डोलमेन मेगालिथ से है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो स्टेट या कैपस्टोन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सी मेगालिथ आकृति से है। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, संगोरावर्त, डोलमेन, ठीक है, शिष्ट, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध किससे है, डोलमेन से है। अच्छा, डोलमेन मेगालिथ ये किसके ऊपर बनाए जाते थे, तो ये कब्र के ऊपर बनाए जाते थे। तो एक प्रकार का समाधि कक्ष होता था, कब्र के ऊपर बनाया जाता था। ठीक है, तो कब्र के अंदर नहीं, कब्र के ऊपर बनाया गया है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये कब्र के ऊपर बनाया गया एक समाधि कक्ष है। नेक्स्ट मेगालिथ है हमारा शिष्ट प्रकार के मेगालिथ। शिष्ट प्रकार के जो मेगालिथ होते हैं ये भूमि के अंदर डोलमेन जैसी संरचना होती है। डोलमेन क्या था, जैसे किसी आदमी को दफना दिया, उसकी कब्र है, उसके ऊपर एक 2 पत्थर खड़े कर दिया, उसके ऊपर एक आड़ा पत्थर रख दिया, तो कमरे जैसी संरचना वहां पर बनाई गई, तो उसको हमने बोला डोलमेन।
अब डोलमेन जैसी संरचना अगर धरती के नीचे बना दी जाए, भूमि के अंदर बना दी जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिस्ट मेगालिथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर कब्र देख सकते हैं, भूमि के अंदर चारों तरफ इस गड्ढे में पत्थर खड़े किए गए हैं, फिर उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख देंगे, तो ये पूरी कब्र ढक जाएगी, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। ठीक है, तो भूमि के अंदर एक समाधि कक्ष है ये। तो भूमि के अंदर डोलमेन जैसी संरचना क्या कहलाती है, सिस्ट मेगालिथ कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। भूमि के बाहर कमरे वाली संरचना को डोलमेन, भूमि के अंदर कमरे वाली संरचना को सिस्ट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस बस यही है। टॉपिकल क्या होता है, टॉपिकल मेगालिथ तीसरा प्रकार है हमारा, टॉपिकल मेगालिथ। टॉपिकल मेगालिथ क्या है, देखिए जार में एक शव को रख करके जमीन में दफन किया जाता था। जार मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है, बड़े से मिट्टी के बर्तन में एक शव को रख दिया, फिर उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया, भूमि के अंदर उसको दफना दिया। फिर उसके ऊपर एक ऑर्थोस्टेट रखा जाता था। ऑर्थोस्टेट मतलब एक खड़ा पत्थर। ठीक है, तो खड़े पत्थर को ऑर्थोस्टेट कहा गया है। ये टेक्निकल जो वर्ड है यही इंपॉर्टेंट है और यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उस मिट्टी के कब्र के ऊपर एक खड़ा पत्थर रखा गया, उस खड़े पत्थर के ऊपर एक पत्थर और रखा गया आड़ा, उसको हमने बोला कैपस्टोन। तो टॉपिकल और डोलमेन दोनों में डिफरेंस ये है कि डोलमेन में दो पत्थर खड़े किए गए हैं, उनके ऊपर एक पत्थर आड़ा रखा गया है इस प्रकार से। ठीक है, जबकि टॉपिकल में एक पत्थर खड़ा किया गया है बड़ा सा, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है। तो दोनों की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो टॉपिकल में कब्र के ऊपर एक ऑर्थोस्टेट खड़ा किया गया और उसके ऊपर एक गोलाकार कैपस्टोन रखा गया जिसको हम बोलते हैं टॉपिकल। संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पिक देखेंगे तो पिक के हिसाब से आपको तुलना समझ में आएगी। तो दोनों की तुलना, आप दोनों की पिक फिर से देख सकते हैं। डोलमेन की पिक ये है, संरचना ऐसी है, और टॉपिकल की संरचना ऐसी है। तो दोनों की संरचना में काफी अंतर है। नेक्स्ट है हमारा कक्ष युक्त कब्र की अगर बात करें तो उसमें 4 नंबर पे आता है कुडकल्लू मेगालिथ। ये कुडकल्लू मेगालिथ क्या है, कुडकल्लू मेगालिथ, कुडकल्लू एक स्थान है केरल का, तो वहां पर कुछ इस प्रकार के मेगालिथ पाए गए, इसलिए उनको इस स्थान के नाम पर कुडकल्लू कहा गया। तो कुडकल्लू मेगालिथ कहाँ पर पाए जाते हैं, केरल में। केरल के त्रिशूर जिले के चेरमनगढ़ जो गांव है उसमें ये पाए गए हैं। ठीक है उसमें भी छोटा स्थान है जिसको कुडकल्लू कहा गया है। तो कुडकल्लू मेगालिथ कहाँ पर पाए जाते हैं, केरल में पाए गए हैं। हालांकि ये इनकी जो व्यवस्था है वो वर्तमान में बिगड़ चुकी है, ये आड़े टेढ़े पड़े हुए हैं, तो ये स्पष्ट इनकी जो संरचना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें कि कुडकुल्लू मेगालिथ का संबंध केरल से है, ये केरल में पाए गए हैं। ठीक, तो कक्ष युक्त कब्र से संबंधित महापाषाण में हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। पहला प्रकार पढ़ा है डोलमेन, दूसरा सिस्ट, तीसरा टॉपिकल और चौथा कुडकल्लू। ठीक है, अब सीधे सीधे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कुडकल्लू मेगालिथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, कक्ष युक्त कब्रों से, कक्ष विहीन कब्रों से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो अभी हमने 4 प्रकार पढ़े हैं इन सभी का संबंध कक्ष युक्त मेगालिथों से है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कक्ष विहीन कब्रों से जुड़े मेगालिथ या महापाषाण। तो कक्ष विहीन कब्रों से जुड़े मेगालिथ या महापाषाण, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, संगोरा वर्त देखेंगे, संगोरा वर्त और मनहारी देखेंगे, सर्कोफेगस मेगालिथ देखेंगे। तो 3 प्रकार हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। पहला है संगोरा वर्त। संगोरा वर्त क्या है, पिक में आप पहले तो पिक देखो, ये इसमें क्या है कि कब्र है, नीचे जमीन में कब्र है, कब्र के ऊपर गोलाकार आकार में पत्थर खड़े किए गए हैं, ऐसे गोल 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 पत्थर खड़े किए गए हैं। तो इस प्रकार की संरचना को संगोरा वर्त बोलते हैं, नाम से ही आ रहा है वर्त। तो कब्र के ऊपर एक घेरा बनाने की कोशिश की गई है पत्थरों से। ठीक है, इसी को दूसरे नाम से इसी का अन्य नाम है केरन सर्कल। तो केरन सर्कल का संबंध किसी है, संगोरा वर्त से। इसी को पीट सर्कल भी बोलते हैं। तो पीट सर्कल एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि पीट सर्कल जो मेगालिथ है वो
किस प्रकार के महापाषाणों से संबंधित है? कक्ष विहीन, कक्षयुक्त या जो गुफाएं हैं उनसे संबंधित है? तो कक्ष विहीन कब्रों से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना। इसमें किसी प्रकार के कक्ष बनाने की कोशिश नहीं की गई, सिंपल रूप से गोलाकार रूप में पत्थर खड़े किए गए हैं। तो एक विशेषता क्या है? एक गड्ढे के भीतर शव को रखकर ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था और कब्र के चारों तरफ पत्थरों को गोलाकार घेरा कब्र के चारों तरफ पत्थरों का गोलाकार घेरा बना दिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? संगोरा व्रत बोलते हैं। संगोरा व्रत मेगालिथ उसको कहते हैं। सिंपल सा है। अगला है हमारा मनहारी मेगालिथ। मनहारी मेगालिथ को नेडुकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेडुकल। अब जैसे नाम है वैसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेडुकल बोलते हैं। अब इसमें भी पत्थर खड़े करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पत्थर क्या है? एकास्म है। एकास्म मतलब एक ही पत्थर है बड़ा सा, ठीक है, टुकड़े नहीं है, एक ही पत्थर है बड़ा सा। तो एक गड्ढे में शव को दफन कर दिया जाता था और कब्र के ऊपर एकास्म पत्थर खड़ा किए जाते थे। एकास्म मतलब ये ऐसे बड़े बड़े पत्थर एक ही है, इनको जोड़ करके नहीं खड़ा किया गया या पिलर बनाने की कोशिश नहीं की गई है, ये पूरा पत्थर एक ही है। तो कब्र के ऊपर जब एकास्म पत्थर खड़े किए जाते थे तो उसको हम बोलते हैं मनहारी मेगालिथ। अब इनकी आकृति गोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये गोल आकृति में खड़े किए गए थे, ये किसी भी प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं, ऐसे मतलब बिना किसी व्यवस्थित रूप में भी खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। याद रखना एकास्म पत्थर होते थे। अगली संरचना है अपनी सर्कोफेगस मेगालिथ। सर्कोफेगस मेगालिथ क्या है? टेराकोटा में शव को दफन किया जाता था, यानी कि मिट्टी के बर्तन में पहले शव को दफन किया जाता है, उसके बाद शव को पत्थर से ढक देते थे। सिंपली शव को पत्थर से ढक देते थे, तो इसको हम बोलते हैं सर्कोफेगस मेगालिथ, ठीक है। मिट्टी में गड्ढा किया, फिर उसमें मिट्टी का बर्तन रखा, उसमें शव रखा और ऊपर से पत्थर से ढक दिया उसको, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्कोफेगस मेगालिथ। अच्छा, सिस्ट में भी यही होता था, लेकिन सिस्ट में क्या है कि पत्थर खड़े किए जा रहे हैं, भूमि के अंदर कमरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर उसको बाद में पत्थर से ढका जाता था ऊपर, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। तो सिस्ट और सर्कोफेगस दोनों में काफी अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कक्षयुक्त महापाषाण पढ़ लिया अपन ने, कक्ष विहीन महापाषाण पढ़ लिए है। अच्छा, तीसरा जो प्रकार था हमारा वो था कि जो गुफाएं हैं, गुफाओं के पास में स्थित महापाषाण। तो गुफाओं के पास में स्थित महापाषाण बहुत सारी जगहों से मिले अपने को, ठीक है। इनकी कोई खास विशेषता नहीं रही है, इसलिए इनके बारे में डिटेल से किसी भी बुक्स में, किसी भी ऑथेंटिक बुक्स में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि महापाषाण को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक थे कक्षयुक्त महापाषाण, एक कक्ष विहीन महापाषाण, ठीक है, एक गुफाओं के पास स्थित महापाषाण। तो गुफाओं के पास स्थित महापाषाणों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते, तो इन 2 को हमने पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम महापाषाणिक जो संस्कृतियां हैं उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जीवन शैली को समझने की वहां पर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।